योंगरे आती है हॉस्पिटल हियोन के साथ और अपने सामने देखती है जेपिल को जोंगी का हाथ पकड़े। उसे हिचकी आने लग जाती है। हियोन जल्दी से जोंगी के पास आता है और उसे कहता है तुम योंगरे की दोस्त हो ना। जेपिल जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है। जब योंगरे को पता लगता है जोंगी घोड़े से गिर गई थी तो उसे कहती है जेपिल की बात सुनकर अच्छे से चेकअप कराने, लेकिन उसके खुद के हिचकियां बंद ही नहीं हो रहे थे। उतने में हियोन आकर उसे कोल्ड ड्रिंक बढ़ाता है जिसे जेपिल वापस लेकर अपना लाया हुआ देता है दोनों लड़कियों को। हियोन बोलता है वैसे देखा जाए तो पूरे 7 साल के बाद हम ऐसे इकट्ठा मिल रहे हैं। लास्ट टाइम पुलिस स्टेशन के बाहर थे। तुम दोनों वाकई बहुत खूबसूरती से ग्रो हुई हो। जिसपे जेपिल बोलता है हाँ, और तुम अब तक बदले नहीं, पहले की तरह ही बहुत बोलते हो। वो कहता है मुझे ये तारीफ कम बुराई ज्यादा लग रही है। उतने में जोंगी की अडॉप्टिव माँ आती है पूरी टेंशन में और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है उसके फुल चेकअप कराने के लिए, जैसे कि वो अपनी सगी बेटी का हर साल में एक बार कराया करती। वही योंगरे जेपिल को कहती है कि जोंगी उसके सलून में आई थी। वो उसे बताने वाली थी उसके बारे में, पर सही वक्त नहीं मिल पाया। इवन जिस दिन कपड़े देने आई थी तब भी बताना चाहा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ उसे देखकर। योंगरे को बस तक छोड़ने के बाद वो आता है जोंगी के सिम्टम्स पूछने ताकि वो लोग अच्छे से कल उसका चेकअप कर सके। वो बताती है जब योंगरे से उसने उसके डॉक्टर बनने के बारे में सुना तब यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस जेपिल को वो जानती थी उसे बस बॉक्सिंग करना अच्छा लगता था। वो कहती है जरूर तुमने इसके लिए बहुत पढ़ाई की होगी। वो बोलता है हाँ, क्योंकि यही एक चीज थी जो मैं कर सकता था। फिर नर्स आती है उसका बीपी चेक करने, सो वो चला जाता है। वही हियोन योंगसिक को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर योंगसिक पूछता है कुछ हुआ है क्या। वो उसे योंगरे, जेपिल और जोंगी के बारे में बताता है। उसे लग रहा है इन तीनों की जिंदगी में तूफान आने से पहले की शांति चल रही है। मे बी वो दोनों भी इस तूफान में फंसने वाले हैं। अगले दिन जोंगी बहुत ही कम खाना खाती है। जब जेपिल नर्स को कमरे से प्लेट्स वैसे के वैसे ले जाता देखता है तो उसके पास जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका को-वर्कर अपने साथ कैफेटेरिया लेकर आता है नाश्ता करने के लिए। वहीं योंगरे पूरी रात सोच में डूबी रहने की वजह से जगी रहती है और लेट से उठती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अलार्म मिस कर दी हो। चॉय खुद उसके भरोसे होती है और अब दोनों सलौं जाने के लिए लेट हो रही थी, लेकिन उतने में ही वो अपने सामने हियोन की गाड़ी देखते हैं। वो बताता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था, उन्हें देखा तो रुक गया। वहीं जेपिल कैफेटेरिया से जोंगी की कुछ पसंद की चीजें लेकर आता है और टेस्ट से पहले खा लेने को बोलता है। वो उसे अपने साथ थोड़ा बैठने को कहती है और उसे ये खाना देखकर पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब यही चीज वो उस रेस्टोरेंट में खा रही थी जब जेपिल उसे लेकर गया था। ये भी बताया कि वो उस रोज सच में बहुत नर्वस थी, क्योंकि इतने बड़े रेस्टोरेंट में वो पहली बार गई थी। जिसपे जेपिल ने कहा पर तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। जेपिल उसे बोलता है मैंने सोच रखा था जब भी तुमसे दोबारा मिलना हुआ तो एक बात जरूर पूछूंगा, आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। मैं हमारे ब्रेकअप के बाद कैफे गया था और तुम्हारा लिखा हुआ नोट देखा। तुमसे मिलने तुम्हारे कंपनी गया, लेकिन तुम पहले ही निकल गई थी। उसने बोला पता नहीं इतना लंबा अरसा हो गया तो मैं भूल गई। वैसे तुम और योंगरे काफी क्लोज हो गए हो। वो बोलता है हाँ, वो ठीक सांगचौल की तरह मेरी दोस्त बन गई है जिसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। वहीं किम जो कार लेकर निकला था आती जाती लड़कियों को घूरने के लिए, पर दिमाग में बस चॉय और सुजिन चल रहे थे। वहीं योंगरे जब सलून से काम करके बाहर निकल रही होती है तब जोंगी उसे सरप्राइज देती है, बताती है कि उसका डिस्चार्ज हो गया। साथ जेपिल भी होता है। तीनों जाते हैं किसी रेस्टोरेंट स्पाइसी फूड खाने। जोंगी जेपिल को कुछ खाता ना देख पूछती है क्या हुआ है, कुछ खाते क्यों नहीं। योंगरे बताती है कि ये स्पाइसी हैंडल नहीं कर पाता, पर इसने हमेशा ये छुपाने की कोशिश की है। मैन ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं खा सकता हूँ पर मुझे ये पसंद नहीं है। जोंगी बोलती है अच्छा तो फिर खा कर दिखाओ। वो भी जोश में खा लेता है और स्पाइसीनेस से उछल उठता है। जोंगी को तो बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन योंगरे एज यूजुअल उसको पानी वानी देते नजर आ रही होती है। यहाँ किम आता है रेस्टोरेंट। सुजीन बैठी ड्राइंग कर रही होती है और वो उससे बात करता है। उतने में हो आती है और उसे देखकर खुशी के मारे झूम उठती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम पुराने जान पहचान को देखकर खुश हो जाते हैं। वो उसके लिए फूड लेने गई होती है और किम सुजीन को कुछ पैसे देता है, ये बोलकर कि वो उसकी माँ का दोस्त है तो रख ले। लेकिन उतने में चॉय आ जाती है और उसे पैसे लौटाकर यहाँ से निकालते हुए किसी और रेस्टोरेंट में जाने को कहती है। जब वो उसे ऐसे भगा रही होती है तब वो बोलता है यार तुम ज्यादा कर रही हो, मैं तो बस तुम्हारी बच्ची को पैसे ही दे रहा था। वो कहती है तुम कौन होते हो मेरी बेटी को कुछ भी देने वाले। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ, मैंने क्या ही किया है, उल्टा तुमने लास्ट टाइम मुझे ना जाने कितना सुनाया था और खुद ही छोड़कर चली गई। उसने बोला और तुम्हें नहीं पता मैंने किस वजह से ऐसा किया। उतने में सांगचौल आता है और किम को चॉय से हटाकर बोलता है उससे दूर रहने। वो पूछता है तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ रहे हो।
सांगचोल बोलता है क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। किम के जाने के बाद चॉय उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा। वो बोलता है जिस तरह से तुम उसे भगा रही थी वो जरूर सुजिन का बाप होगा, इसीलिए तुम उससे दूर रहने के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। वहीं जोंगी और योंगरे जेपिल का मजाक उड़ाते हुए चलते आ रहे होते हैं। वो तो वैसे ही एम्बेरस था। उतने में रास्ते में पंचिंग मशीन पे नजर पड़ती है तो अपना मूड सही करने के लिए ट्राई करता है। हालांकि बहुत दिन हो गए थे पंच किए। सो योंगरे उसे जरा ध्यान रखने को बोलती है, लेकिन जेपिल इसमें भी अपना मजाक बनवा देता है। बारी जब योंगरे की आती है तब वो उससे भी ज्यादा स्कोर कर लेती है। जोंगी तो फिर से जेपिल पे हंसने लगती है। उसके बाद वो योंगरे की छुट्टी के दिन उसके साथ हैंग आउट करती है। दोनों साथ शॉपिंग करते हैं। जोंगी हमेशा उसके पास आती है हेयर स्टाइल कराने। इवन जब रेस्टोरेंट में कस्टमर ज्यादा होते हैं तो उसकी माँ का हाथ बटाने भी आ जाती है। सांगचोल भी फाइनली उससे मिल लेता है। सब साथ बैठे डिनर करते हैं। जेपिल भी ज्वाइन करता है। जोंगी ये सारी चीजें इन 7 सालों में मिस कर रही थी। वहीं उसकी अडॉप्टिव मॉम ने जोंगी पे किसी से नजर रखवाई थी। उसने बताया कि वो हमेशा अपनी किसी फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाया करती है जब वो बस कंडक्टर हुआ करती, तब की ये दोस्त है। हॉस्पिटल में जेपिल के डैड ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं, तभी 2 नर्स को अपने बेटे के बारे में बात करता सुन लेते हैं, जो कह रही होती है डॉक्टर जेपिल जब भी हॉस्पिटल में होते हैं तो इमरजेंसी पेशेंट्स को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन बेचारे के लिए कभी कभी बुरा लगता है। उसके डैड हमेशा लोगों पे चिल्लाते हैं और भड़कते रहते हैं। शर्त लगाती हूँ वो हमारे बीच एम्बेरस फील करते होंगे। बेचारे की लाइफ भी कैसी है। उसके डैड को ही पिछले साल दोबारा एडमिट करना पड़ा स्ट्रोक की वजह से। हालांकि हॉस्पिटल वाले बेड की कमी की वजह से उन्हें डिस्चार्ज देना चाहते थे, लेकिन जेपिल ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि घर पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन बेचारा पेरेंट्स के मामले में बदनसीब है और वो जो उनकी वाइफ है वो तो उसकी सौतेली माँ है। ये सब सुनकर वो वापस लौट रहे होते हैं लेकिन गिर जाते हैं। वहीं जोंगी जब घर वापस आती है तो उसकी माँ गुस्से में लाल ऐसे वादा तोड़कर अपने पुराने लोगों से ताल्लुक रखने पे, साथ ही उनके नाक के नीचे उन्हें झूठ बोलकर उनसे मिलना, जिनकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो बोलती है इसीलिए मैं नहीं बता रही थी, मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगी और उनकी हैसियत जो भी हो, पर वो मेरे लोग हैं जो मुझे फिर से मिले हैं। सच कहूँ तो मैं इन कुछ सालों में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आपका ये प्यार मुझे घुटन देता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बस आपकी बेटी की रिप्लेसमेंट हूँ, जिस पे वो उसे फूल फेंक कर मारती है और एक कांटे से उसके गालों पे चोट लग जाती है। घर से वैसे ही उल्टा सीधा चप्पल पहनकर तेज बारिश में बिना छाता लिए निकल जाती है। वहीं सैलून में हियोन आता है। वहाँ मैनेजर वगैरह को ना देखकर पूछता है आज इतना सन्नाटा क्यों है। योंगरे बोलती है मैनेजर और सीनियर स्टाफ गई है एक मीटिंग पे। वो चाहती है कि इस साल की मिस कोरिया हमारे सैलून से जाए, जिसपे वो बोलता है बाहर जाने की क्या जरूरत थी, तुम तो हो ना। वो कहती है ऐसा मजाक मत करना, सच में मेरा तो हाथ ही स्लिप हो गया था। वो कहता है अच्छा ठीक है चलो तब साथ डिनर के लिए, लेकिन वो बोलती है कि उसे जेपिल के डैड के पास जाना है। वो कहता है ठीक है एटलीस्ट तुम्हें हॉस्पिटल तक तो छोड़ सकता हूँ। वहीं जेपिल बारिश देखकर सोचता है योंगरे कहीं भीग न जाए, इसलिए उसके लिए छाता लिए बाहर निकलता है, लेकिन सामने से जोंगी को उदास ऐसे भटकते देखता है। वो जेपिल को देखकर उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। जब हियोन आता है योंगरे को लेकर तब दोनों को हक करते देख लेता है। इससे पहले कि योंगरे की नजर भी वहाँ जाए तो उसे कॉफी पिलाने के बहाने से थोड़ी देर के लिए वहाँ से ले जाता है। हॉस्पिटल में जोंगी जेपिल को बताती है कि कैसे वो गरीब घराने में बिना प्यार के पली। उसे लगा कि शायद अमीर बनने के बाद वो खुश रहेगी, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी बताया कि वो हमेशा से योंगरे से थोड़ा जेलस फील करती थी, क्योंकि उसके पास उसे चाहने वाला परिवार है, दोस्त है, सब कुछ है, इसीलिए वो इतना शाइन भी करती है। काश वो भी उसकी जैसी बन पाती। जिस पे वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो सच में शाइन करती है, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है, पर हर किसी के शाइन करने का अलग तरीका होता है। आई होप तुम्हें भी शाइन करने की कोई वजह मिल जाए जैसे तुम पहले चमका करती थी। वहीं जब योंगरे जेपिल के डैड की हेयर कट कर रही होती है तो बार बार नजर दरवाजे की ओर जाती है, लेकिन वो नहीं आता। उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हें लगता है मैं हमेशा सब पे चिल्लाता रहता हूँ। जेपिल को मेरी वजह से एम्बेरस फील होता होगा ना, उसे हर वक्त मेरी वजह से हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। वो पूछती है क्या किसी ने कुछ कहा है। वो कहते हैं पता नहीं, मैं बस अपने किए के बारे में इन दिनों बहुत सोच रहा हूँ। जिसपे वो बोलती है आपको तो पता है कि जेपिल और मैं एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, उसने आज तक आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो दिन जब वहाँ से निकलती है तब जेपिल को जोंगी के गालों पे मरहम लगाता देख लेती है। पास आकर उससे पूछते हैं ये सब कैसे हुआ और बाल इतने गीले कैसे हो गए। वो कहती है कुछ नहीं, बस बारिश में भीगने का मन कर रहा था। योंगरे उसके बाल पोंछते वक्त जेपिल से एक बार अपने डैड से बात कर लेने को बोलती है और बताती है कि आज वो थोड़ा लो फील कर रहे थे। उसके बाद जोंगी को कैब में बैठाने के बाद वो भी निकलती है। जेपिल उसे बस स्टॉप तक ले जाने लगता है तो वो मना कर देती है और उसे अपने डैड के पास जाने को कहती है,
लेकिन बस स्टॉप पे बैठे बस जोंगी और जेबिल के बारे में ही सोच रही होती है। वहीं जोंगी घर आकर अपनी माँ से माफी मांगती है और कहती है कि आइंदा से वो ऐसे नहीं बोलेगी। वो भी उसे चोट पहुंचाने के लिए सॉरी फील करती है। जोंगी अपने रूम में जेबिल की बातें याद करती है और जब वो अपना ड्रॉअर खोलती है तो उसमें वही जूता होता है जो जेबिल ने उसे दिया था। इसी को पहनकर वो भागी थी। उसे ये देखकर अपने शाइन करने की वजह मिल जाती है। वहीं योंगरे रेडियो पे लिसनर्स के मैसेजेस और सॉन्ग रिक्वेस्ट सुन रही होती है और वो फूल देख करके जेबिल को कन्फेस करने के बारे में सोचती है। इसीलिए एक पोस्ट कार्ड निकालती है और उसमें कुछ लिखने लगती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जेबिल के डैड अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक पल भी हॉस्पिटल में रहकर किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहते, यहाँ तक कि अपने बेटे की भी एक नहीं सुनते। सो वो उसे घर वापस ले आता है। माँ नुकी को भी जल्दी से आना पड़ता है। वो बहुत परेशान नजर आ रही होती है क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है। वो दिन भर काम में बिजी रहती है और सेरी स्कूल में। ऐसे में इनका ध्यान कैसे रखा जाए, जिसपे वो बोलते हैं क्यों मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या। जेबिल उन्हें कहता है लेकिन आप एक मरीज हो, आपकी ऐसी जिद से हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। मानो कि उन्हें दवाई देने जा रही होती है तो वो फेंक देते हैं, जिसपे जेबिल अपना आपा खोकर कह देता है कि उनके इस तरह के सेल्फिश हरकतों की वजह से फैमिली में सब हर्ट होते हैं। यहाँ तक कि उसकी बॉक्सिंग करने का कारण भी यही था ताकि वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग बन सके, क्योंकि उस वक्त वो वीक था जब वो उसकी माँ के साथ जुल्म करते। वहीं किम चॉय के बॉयफ्रेंड के बारे में सोच कर परेशान हुए जा रहा होता है। तभी जोंगी वही जूता पहने खिलखिलाते हुए आती है और उसे सीधे सलॉन ले चलने को कहती है। वो उसके और योंगरे की दोस्ती के बारे में बात करते करते मैनेजर की बात उठा देता है और बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, शायद लोगों की बद्दुआ लगी होगी, फिर जॉब से भी निकाल दिया गया। मैं जब वहाँ से ट्रांसफर हो गया था तब ये सारी बातें सुनने को मिली। वो कहती है मुंह बंद करके गाड़ी चलाओ, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ सुनना नहीं था। वहीं हम मैनेजर को मजदूरी करते देखते हैं। उनके कंधे पे अब भी दर्द होता है ऐसे काम करने से। घर जाकर वो कंडक्टर्स की फोटो देखकर उसे ऐसे हालत में पहुंचाने वाले को कोसते हैं। वहीं जोंगी सलॉन आकर वहाँ के डायरेक्टर से झूठ बोलती है कि उसे एक इवेंट के लिए योंगरे पर्सनली कुछ टाइम के लिए चाहिए और वो उसे अपने साथ उसी जगह लेकर आती है जहाँ वो दोनों पुराने टाइम में जाती और मस्ती मजाक करती। ये दिखाता है कि जोंगी अभी भी उन पलों में थमी हुई है, क्योंकि वही वक्त उसकी जिंदगी के सबसे बढ़िया पल हुआ करते जब वो योंगरे और उसकी फैमिली और जेबिल के साथ वक्त बिताया करती। वो योंगरे को अपना जूता दिखाते हुए बताती है कि उसे ये जेबिल ने दिया था और इसे उसने इन कुछ सालों तक संभाल कर रखा क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। वो उसे फिर से पाना चाहती है, जिसमें उसे योंगरे की मदद चाहिए, लेकिन योंगरे उसे बोलती है कि जेबिल उसका भी पहला प्यार था। वो उस वक्त कुछ बोल न सकी, बस चुपचाप देखती रही क्योंकि वो अपनी दोस्त से भी उतना ही प्यार करती थी और अब भी करती है। जोंगी उसकी फैमिली की तरह ही है, लेकिन वो जेबिल को लेकर अपनी फीलिंग्स और छुपा नहीं सकती। वो इस बार ऑनेस्ट रहना चाहती है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। जोंगी कहती है हाँ सही है। तो अब जेबिल की फीलिंग्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या सोचता है। उसके बाद जोंगी उसके घर तक उसे छोड़ने आती है। उतने में हो भागते हुए आते हैं योंगरे से कहने कि जेबिल के डैड गायब हो गए। योंगरे परेशान हो जाती है तो जोंगी उसे अपने कार में ही जेबिल के घर के पास तक छोड़ती है। योंगरे पूछती है क्या हुआ, कहाँ गए वो। जेबिल बताता है कि उन लोगों ने हर जगह उन्हें ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। पुलिस ने कहा कि 24 घंटे के बाद ही मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। मानो कि उन्हें सेरी के भरोसे छोड़ने के लिए खुद को कसूरवार ठहराती है, हालांकि वो काम पे ही निकली थी। योंगरे सबको काउंसिल करती है और अंदर ले जाती है। जोंगी उन्हें चले जाते देख अपसेट होकर वहाँ से निकल जाती है। योंगरे जब तक वापस आती है तब तक वो चली गई होती है। वहीं योंगरे की माँ रेस्टोरेंट को बंद करके खाना टिफिन में लेकर अपनी दोस्त के पास जा रही होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसे समय में कुछ खाई पी नहीं होगी। उनके साथ योंगबे भी जाते हैं अपनी फ्रेंड सेरी के लिए। वहीं जोंगी आते हैं योंगसिक के पास उसके साथ थोड़ा हैंग आउट करने के लिए। हालांकि वो बोलती है कि वो ठीक है, पर उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा होता है, जिसे योंगसिक बड़े अच्छे से पढ़ लेता है। वो कहती है मुझे जानना है तुम हमेशा मेरा माइंड कैसे पढ़ लेते हो। वो बोलता है जब आप किसी पे गौर करने लगते हो तब ये बता पाना आसान हो जाता है। वो पूछती है तो क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। वो ऑकवर्डली बोलता है नहीं। वो अपने ठीक ना होने की वजह बताती है कि कैसे सब इन 7 सालों में आगे निकल गए, बस उसी ने कदम बढ़ाना बंद कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बाकियों के बराबर कैसे आएगी, क्योंकि उसे भी सबके साथ आगे बढ़ना है। उसने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहने, साथ ही दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करने। वो पूछती है अच्छा तो अगर कभी मेरे और योंगरे के बीच कुछ झगड़ा हुआ तो तुम अपनी बहन का साइड लोगे है ना। वो कहता हाँ पर मैं नहीं चाहता तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साइड भी रहना चाहता हूँ। वो
वो बोलती है सुनकर अच्छा लगा, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया, मुझे अब चलना चाहिए। वहीं योंग भी सैरी को चुप कराता दिख रहा होता है क्योंकि वो तब से रोए जा रही थी। उसका कहना है कि उसके डैड उसकी वजह से कहीं चले गए। उसने उनसे कहा था कि आपकी वजह से मैं योंगबे के घर नहीं जा पा रही, आपको हॉस्पिटल से वापस आने ही नहीं चाहिए था। यहाँ योंगरे की माँ मानोकी को खाना खिलाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। वो उनके इस केयर की कदर करती है, लेकिन इस वक्त उससे कुछ खाया नहीं जाएगा। उन्हें बस यही सोच सताई जा रही है कि कहीं वो किसी सड़क के किनारे गिर विर न गए हों। योंगरे उन्हें इत्मीनान दिलाती है कि ऐसा अगर हुआ भी होगा तो उनके पास वॉलेट है, तो उनकी आईडी से लोग हमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे। लेकिन उसकी माँ को मानोकी के हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसे कोई कैसे पूरे परिवार को टेंशन में डाल के कहीं जा सकता है। जेपिल बताता है कि आज उसने अपने डैड के हॉस्पिटल छोड़ने की जिद पे उन पे चिल्ला दिया, जिसपे योंगरे बताती है मुझे लगता है उन्होंने हॉस्पिटल तुम्हारी वजह से छोड़ा। पिछली बार उन्होंने कहा कि वो तुम पे बोझ बनते जा रहे हैं और परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने लोगों की बातें सुन ली होगी। वो कहता है वो कब से केयर करने लगे मेरी। मानो की बोल पड़ती है ऐसा मत कहो, उन्हें हमेशा से तुम्हारी फिक्र रही है। उन्होंने मुझसे वादा लिया था ये बात तुम्हें कभी ना बताने की, लेकिन मैं आज छुपा नहीं सकती। तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे डैड नहीं है, मैं उनकी सेक्रेटरी थी उस वक्त। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार किया करते थे। तुम्हारी माँ ने अपनी फैमिली सिचुएशन की वजह से उनसे शादी की बिना प्यार किए। वो कभी अपने दिल का दरवाजा उनके लिए ना खोल सकी, इस वजह से वो हमेशा शराब में डूबी रहती। डॉक्टर तक ने कह दिया कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो वो मर भी सकती है, इसीलिए तुम्हारे डैड को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती करनी पड़ी ये लत छुड़ाने की। योंगरे बोलती है हो सकता है वो अभी उन्हीं के पास गए हो और वो सच में अपनी पहली बीवी के मकबरे आए होते हैं और उनसे अपनी दिल की बातें कहते हैं कि अब उन्हें समझ आ रहा है उन पे क्या बीतती होगी, क्योंकि वो भी अब अपने बेटे पे एक बोझ सा महसूस करते हैं। उतने में जेपिल आता है, साथ योंगरे भी होती है। वो कहता है तब मैं छोटा था, उतना समझ नहीं सका, लेकिन आपने मुझे माँ के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इतने सालों से मेरी नफरत झेलते क्यों आए? वो अपनी बेरुखी की माफी भी मांगता है। वो बताते हैं कि वो उसे परेशान करना नहीं चाहते थे और ना बताने के लिए सॉरी कहते हैं। दोनों गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में जॉन्गी आई होती है सारे डॉक्टर्स के लिए खाने का कुछ लेकर, अपने पिछली दफा का ध्यान रखे जाने के बदले शुक्रिया के तौर पे। सब उसे जेपिल की गर्लफ्रेंड समझने लगते हैं, लेकिन वो क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं जॉन्गी की माँ ने अपने आदमी को योंगरे की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था। वो बताता है ये जॉन्गी के कंडक्टर होने के टाइम की दोस्त है। इसी लड़की की माँ योंग्यून के बाजार में रेस्टोरेंट चलाती है। फिलहाल ये जूरी सलॉ में काम करती है। ये नाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये वही सलॉ है जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ गई थी। वहीं सलॉ की डायरेक्टर मॉडल सिलेक्ट कर रही होती है मिस कोरिया में भेजने के लिए, लेकिन एक भी पसंद नहीं आ रही होती। उतने में जॉन्गी की माँ आती है और बोलती है कि उन्हें योंगरे के हाथ से अपना हेयर स्टाइल करवाना है। अपनी कर्लिंग करवाती है और अपना हाथ बहुत ज्यादा मूव करती है, जिससे उनका हाथ हॉट आयरन को टच करने की वजह से जल जाता है। हॉस्पिटल आती है ड्रेसिंग के लिए। वो इसका ब्लेम योंगरे पे देती है, लेकिन वो बताती है कि वो हमेशा क्लाइंट्स को पहले ही बोल देती है स्टाइलिंग टाइम पे मूव ना करे या फिर मूव करने से पहले मुझे बता दे। जिसपे वो बोल उठती है तो कहना क्या चाहती हो, ये मेरी गलती है, यानी मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। डायरेक्टर से उनके सलाह की ऐसी ट्रीटमेंट से ना खुश होकर वहाँ कभी ना जाने की बात करी। सो उनके जाने के बाद योंगरे की बॉस ने उसे काम से निकाल दिया। ये बात जेपिल के कोवर्कर ने सुन लिया और जाकर बताया कि तुम्हारी दोस्त को उसकी बॉस ने अभी अभी काम से निकाल दिया है किसी क्लाइंट की स्किन जलने की वजह से। हालांकि निशान देखकर मामला इतना सीरियस तो नहीं लगा। वहीं वो अपना सारा सामान लेकर सलाह के बाहर खड़ी सोच में डूबी कि अब कहाँ जाऊं। उतने में हियॉन आता है जो अपना हेयर डाई कराने आया था। उसे ऐसा देख पूछता है, बताती है कि उसे काम से निकाल दिया गया। वो अभी घर भी जा नहीं सकती वरना उसकी माँ को फिक्र होने लगेगी, तो वो उसे अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। उनके निकलने के जस्ट बाद जेपिल आता है और योंगरे का अंदर ना होने पे उसकी फिक्र और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वही हियॉन योंगरे से बोलता है, अभी इसी टाइम का इस्तेमाल करके पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें कॉलेज इसी साल जाना भी है। लेकिन वो बोलती है कि उसे पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने हैं। एक तो वैसे ही लैंडलॉर्ड ने रेंट भी बढ़ा दिया, जिसपे हियॉन उसे एक जॉब ऑफर देता है जो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। वो उसे अपनी कंपनी ले आता है और उसे अपने असिस्टेंट की जॉब देने की बात करता है, जिसमें बस उसे उसके वर्क शेड्यूल को देखना होगा, उससे मीटिंग के लिए बातें करनी होगी और चाहे तो फ्री टाइम पे पढ़ाई भी कर सकती है। लेकिन ये जॉब इतना अच्छा था कि उसने इसे मना कर दिया क्योंकि वो खुदगर्ज होकर इतना बढ़िया जॉब के लिए हाँ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हियॉन ने ऑलरेडी उसके लिए बहुत कुछ किया था। वो बोलता है ठीक है तो कम से कम मेरे साथ लंच पे तो चल सकती हो। वहीं किम सांगचॉल के बारे में जानने के बाद उससे मिलना चाहता है ताकि मेक श्योर कर सके कि अगर वो चॉय का बॉयफ्रेंड है तो उससे शादी तो करेगा ना। अगर ना बोला तो वो खुद चॉय को संभालेगा। लेकिन वो सांगचॉल के हॉटनेस को दूर से ही देखकर अंडर एस्टिमेट हो जाता है।
वही हियॉन योंगरे के नई जॉब के लिए उसे चेयर अप करता है। वो बोलती है तुम सच में सिंसियर और केयरिंग हस्बैंड साबित होगे। वाकई जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उसकी तो जैकपॉट लग जाएगी। जिस पे वो कहता है तो क्यों ना ये जैकपॉट तुम खुद हासिल कर लो, पर वो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। उतने में हियॉन की माँ आती है और किसी लड़की को अपने बेटे के साथ देखकर पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है नहीं, मैं इनकी फ्रेंड योंगसिक की बहन हूँ। पर वो बोलता है ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। हाँ, पर मेरा प्यार अभी के लिए एक तरफा है। उसके इस कन्फेशन के बाद से दोनों में अजीब सा ऑकवर्ड वाला माहौल हो जाता है। हियॉन भी एम्बैरेस होता है क्योंकि वो उसे ये इस तरह से नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो उसे एक बुक कैरेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक लड़के के तौर पे सोच समझकर जवाब देने को कहता है। वो जब उसे अपने कार से ड्रॉप करने की बात करता है तो वो मना कर देती है क्योंकि उसका कहना है कि अभी के लिए उसका बस से जाना ही सही होगा। वहीं किम के तो सांगचॉल की बॉडी देखने के बाद से पसीने छूट रहे थे तो आइसक्रीम लेने आता है और इत्तेफाक से जो आइसक्रीम उसे पसंद आती है वो सुजिन को भी चाहिए थी। वो आखिरी पैकेट था, इसीलिए वो दोनों इसे इक्वल कट करके खा रहे होते हैं। एक महिला जाते हुए दोनों को बाप बेटी कहती है जिस पे किम को हंसी आ जाती है। वो सुजिन से उसकी उम्र और स्कूल के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो 7 साल की है। उसके दिमाग में घंटी बजती है तो उससे उसका बर्थ डेट पूछता है और उसकी जन्म तारीख सुनने के बाद वो दिमाग चलाता है और कुछ कुछ समझ आने लगता है। इसीलिए चॉय के पास आकर पूछता है क्या सुजिन मेरी बेटी है। मैंने बार बार कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से तो तुम तभी प्रेग्नेंट हो गई थी जब हम साथ थे, तो ये मेरी ही बच्ची हुई क्योंकि ऐसा तो तुम नहीं हो कि मेरे साथ साथ किसी और को भी डेट करो। वो उसकी बात को झुठला देती है लेकिन वो सच बताने पे जोर देता है। उतने में किम को फिर से चॉय को परेशान करता देख सांगचॉल बीच में आ जाता है, लेकिन किम उसे हटाकर कहता है कि तुम दूर रहो, ये मेरे चॉय और सुजिन का मामला है। वहीं जब योंगरे घर लौट रही होती है तब जेपिल जो उसका तब से इंतजार कर रहा था कहता है कहाँ थी तुम, ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ना ढूंढा। मुझे लगा पता नहीं जॉब से निकाले जाने पे तुम ड्रिंक करके कहीं पड़ी हुई ना हो। वो हंसती और साथ नूडल्स खाने आती है और उसकी सारी मिर्ची खुद ले लेती है और बताती है कि उसे अफसोस नहीं है जॉब छूटने का। वैसे भी मैनेजर उसे पसंद नहीं करती थी, अब वो किसी बड़े कंपनी में अप्लाई करके देखेगी। इनफैक्ट कल ही जाएगी इंटरव्यू देने। वो बोलता है यार मैं तो फिर ऐसे ही घबरा रहा था। वैसे तुम्हारी शक्ल से ऑनेस्टी ऐसी झलकती है कि कोई भी तुम्हें काम पे रख लेगा, ऊपर से तुम मेहनती और स्मार्ट भी हो। अगले दिन वो आती है मेसेल ब्यूटी सैलून जिसके डायरेक्टर का जूरी सैलून के डायरेक्टर के साथ बड़ी दुश्मनी है। वो जब जूरी सैलून क्विट करने की वजह पूछती है तो वो सच बता देती है कि उसे उसकी गलती के कारण निकाला गया था। बॉस उसकी ईमानदारी से इम्प्रेस होती है। वहीं उसकी माँ हो और भाई बहन सब उसके इंटरव्यू से आने के इंतजार में नजरें बिछाए टेंशन में बैठे होते हैं। और जब वो आकर ये खुशखबरी देती है कि उसे जॉब मिल गई तब तो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शाम तक छोटी सी पार्टी भी करते हैं। जोंगी भी उसकी खुशी में शामिल होने आती है। जेपिल का भी कॉल आता है उसके इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए। वो उसे भी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बुलाती है पर उसके ऑलरेडी कुछ प्लान्स थे जो कि योंगसिक के साथ थे, जो हियॉन के कहने पे उसके साथ ड्रिंक करने आया होता है। उतने में जेपिल भी आता है। जब योंगसिक कुछ लाने गया होता है तब हियॉन उसे साफ शब्दों में कह देता है अपने दिमाग को क्लियर कर लो जोंगी और योंगरे को लेकर। अगर अब भी हेजिटेट किया तो जैसे तुम्हें पता ही होगा मेरे योंगरे को लेकर फीलिंग्स के बारे में, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद योंगसिक आता है और सब इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि फिर से वो एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। आज योंगरे के जॉब का पहला दिन है। उसका सलाह एक ब्यूटी सेमिनार में जा रहा है। डायरेक्टर उसे भी वेन्यू पे टाइम पे पहुंच जाने को कहती है। वो जाती है बस स्टैंड, लेकिन बस चला गया होता है और उसे लेट हो रही होती है। वहीं सब रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे होते हैं और तीनों लड़के हैंगओवर की सूप पी रहे होते हैं। उतने में योंगरे का फोन आता है। वो अपनी माँ से सांगचॉल को ट्रक के साथ भिजवाने को बोलती है पर वो कहती है कि वो तो कुछ काम से निकल गया। ये सुनकर बिना हिचकिचाए हियॉन उसे राइड देने के लिए अपनी कार से निकलता है और जेपिल बस मुंह देखता रह जाता है। हॉस्पिटल में भी बस हियॉन की कही बात सोचता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जोंगी का भाई जेल से बाहर आ गया है। यहाँ जूरी सैलून की डायरेक्टर चेयरवुमेन और जोंगी को बुलाती है एक जरूरी बात करने के लिए, और वो ये है कि वो जोंगी को मिस कोरिया के लिए परफेक्ट कैंडिडेट समझती है, इसलिए चाहती है कि वो इसमें उनकी तरफ से पार्टिसिपेट करे। लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। हालांकि जोंगी का दिल था इसमें हिस्सा लेने का क्योंकि ये उसका सपना रह चुका है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से मना कर देती है। इसी बीच जब चेयरवुमेन और डायरेक्टर अकेले में बात कर रही होती है योंगरे को निकालने के बारे में,
तो जोंगी ये सुन लेती है। वो उनसे कहती है कि आपने उसे मेरी वजह से निकलवाया, इसलिए क्योंकि वो मेरी दोस्त हुआ करती थी। वो कहती है तब तुम्हें मेरी बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता भी है तुम उससे मिलने के बाद से कितनी बदल गई हो, झूठ बोलना उल्टा जवाब देना सीख गई हो। इसी बात को लेकर जोंगी का अपनी माँ के साथ मनमुटाव हो जाता है। वहीं योंगरे वेन्यू पे पहुंचकर जल्दी अंदर चली जाती है। हियोन को कुछ कहने का मौका भी नहीं देती। वो सब कुछ रेडी करके रहती है। उतने में उसकी बॉस आती है मैनेजर के साथ और उसे टाइम पे यहाँ देखकर इम्प्रेस होती है। उतने में जब मॉडल को देखती है तो उसने अपने बाल कलर करवाए थे जो ब्राइडल मेकअप के लुक के साथ सही नहीं जाएगा, इसीलिए वो उसे वापस भेजा देती है। लेकिन वक्त नहीं था उनके पास नई मॉडल के लिए। सो जब उनकी नजर योंगरे पे पड़ती है तो वो उसे ही अपनी मॉडल बना लेती है। वहीं जोंगी जब योंगरे के वर्क प्लेस पे आती है तब बताया जाता है कि वो किसी सेमिनार के लिए निकल चुकी है, आज तो वो वापस नहीं आने वाली। वहीं हम योंगरे को तैयार होने के बाद देखते हैं बिल्कुल डॉल जैसी दिख रही होती है। हॉस्पिटल से जेपिल घर को निकलने के लिए कैब लेता है। ड्राइवर रेडियो बजा रहे होते हैं और उसमें योंगरे का मैसेज रिक्वेस्ट पढ़ा जा रहा था जिसमें उसने अपने पहले प्यार जायंट के बारे में बताया, जिसे वो तब मिली जब एक पैसेंजर बिना टिकट का पैसा दिए भाग रहा था। तब उसे उसने पहली बार देखा और पहली नजर में ही दिल दे दिया। और जब किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया तब उसने उसे नहीं बल्कि उसकी दोस्त को देखा। पर वो ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव है। ये सुनते ही वो कार योंगरे के सेमिनार हो रहे जगह की ओर घुमवाता है। फिर वो सोचता है कि कैसे योंगरे उसके हार्ड टाइम में उसके साथ खड़ी थी, चाहे वो तब हो जब उसके डैड का डिपार्टमेंट स्टोर डाउनफॉल में चला गया, या फिर उसके ग्रेजुएशन में उसे चेयर अप करना हो, या तब जब उसके डैड को पैरालाइटिक अटैक आया। वो हर वक्त में उसकी हिम्मत बनी। वो होटल रूम में होती है। उतने में कोई दरवाजा नॉक करता है। वो खोलती है तो जेपिल को देखती है। वो दोनों बीच साइड आते हैं। वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने जा रही होती है कि तभी वो उसे रोककर उसको लेकर अपनी फीलिंग्स बताता है कि कैसे वो शुरू से अब तक उसके हर डिफिकल्ट फेस में उसके साथ थी, तो वो भी बिना हेजिटेट किए उस पर डिपेंड कर पाता था और अब वो उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई है। इसीलिए वो बस एक दोस्त नहीं रहना चाहता बल्कि दोस्ती से ज्यादा चाहता है। और फिर उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ता है।